तो शुरू करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ लो बर्थ वेट बेबीज। लो बर्थ वेट बेबीज क्या होते हैं? हमने पहली क्लास में बर्थ वेट के अकॉर्डिंग नियोनेट का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, जिनका वेट लेस देन 2.5 kg हो, लो बर्थ वेट बेबी। उसमें भी आगे क्लासिफाई किए थे 1.5 kg से कम वाले वेरी लो बर्थ वेट बेबी, और 1 kg से कम वाले एक्सट्रीम लो बर्थ वेट बेबी। तो उनको कैसे मैनेज किया जाता है, उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हीट प्रोडक्शन और लॉस कैसे होता है, वो सारा हम देखेंगे। मैनेजमेंट करने के लिए हम दो तरीके से करते हैं, एक तो टेम्परेचर का रेगुलेशन और न्यूट्रिशन देते हैं उनको। एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग। टेम्परेचर का रेगुलेशन क्यों करते हैं? क्योंकि लो बर्थ वेट बेबी हैं, उनमें बहुत सारी कंडीशन ऐसी होती हैं कि वो प्रोन टू हाइपोथर्मिया, उनमें हीट लॉस ज़्यादा होता है और हाइपोथर्मिया होने के चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि आगे भी पढ़ेंगे, अभी मैं एक बार के लिए बता देता हूँ, जो लो बर्थ वेट बेबी होते हैं उनमें ब्राउन फैट होती है बच्चों में, जो हीट प्रोडक्शन में काम आती है, वो कम होती है। अदर जो सबक्यूटेनियस फैटी टिश्यू हैं वो भी कम होते हैं, इसलिए जो हमारी फैट होती है वो क्या काम करती है, बॉडी से हीट जो लॉस हो रहा है उसको प्रिवेंट करती है। तो अगर प्री टर्म बेबी है उनमें अगर लो फैट है तो हीट लॉस ज़्यादा होगी, और प्री टर्म बच्चे हीट लॉस के लिए ज़्यादा परमिएबल होते हैं। इसलिए अगर लो बर्थ वेट बेबी है या प्री टर्म है तो उसमें हम दो तरीके से करते हैं, टेम्परेचर का रेगुलेशन करेंगे सबसे पहले, और न्यूट्रिशन भी देंगे। उनको अच्छा खासा न्यूट्रिशन चाहिए ग्रोथ करने के लिए। क्या क्या रीजन हो सकते हैं लो बर्थ वेट होने के? एक तो प्री टर्म बेबी। प्री टर्म बेबी 36 वीक प्लस 6 डेज से पहले ही हो गया। जैसे मान लो मैंने वेट के अकॉर्डिंग भी बताया था क्लासिफिकेशन, और वेट और जेस्टेशनल एज में भी ग्राफ भी बताया था। तो जैसे जैसे मान लो 20 वीक का बच्चा है, उसका एक पर्टिकुलर वेट रहेगा, 25 वीक पे वेट बढ़ेगा, 30 वीक पे थोड़ा और बढ़ेगा, 37 वीक पे उसका वेट नॉर्मल 3 kg के अराउंड आना चाहिए। मान लो वो बच्चा 30 वीक पे ही डिलीवर कर गया है, तो क्या उसका वेट ठीक रहेगा? नहीं रहेगा, कम रहेगा, क्योंकि उसका वेट तो 37 वीक पे जाके नॉर्मल होना था, पहले ही डिलीवर हो गया, तो प्री टर्म बेबी हो गया। तो प्री टर्म बेबी है उनमें लो बर्थ वेट होने के चांसेस हैं। दूसरा क्या है, IUGR और SGA, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो रहा है, ग्रोथ ही नहीं हो रही है तो वेट कैसे बढ़ेगा यूट्रस में? क्लियर है? ये दो मेन रीजन हैं किसके, लो बर्थ वेट बेबी होने के। पहला हम देखते हैं टेम्परेचर रेगुलेशन इन न्यूबॉर्न। टेम्परेचर रेगुलेशन समझने के लिए पहले हमें दो चीजें समझना पड़ेंगी। टेम्परेचर रेगुलेशन समझने के लिए बच्चों में हीट लॉस कैसे होता है और हीट प्रोडक्शन कैसे होता है, इनका बैलेंस रखना है। किस किस तरह से हीट लॉस होती है पहले हम ये समझेंगे, और फिर हम ये जानेंगे कि हीट प्रोडक्शन कैसे होता है, और फिर हम पता करेंगे कि कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। पहले ये हमें पता होना चाहिए भाई हीट लॉस कैसे होता है बच्चों में, हीट प्रोडक्शन कैसे होता है। अगर ये पता है तब हम उसके बैलेंस करने के लिए मैकेनिज्म स्टडी करेंगे। नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? कल जैसे मैंने बताया 36.5 से 37.5। साइट कहां देखते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए बच्चों में? कौन सी साइट? एक्जिला का यूज करते हैं। और जो थर्मामीटर होता है उसके जो बल्ब को ऐसे रखते हैं वो कितने देर तक रखते हैं? मिनिमम 3 मिनट तक। क्लियर? ये जो मैं गोले कर रहा हूं, अंडरलाइन कर रहा हूं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, या तो पूछे जाने की संभावना है या फिर पूछे गए हुए हो सकते हैं। 3 मिनट तक प्लेस करते हैं एक्जिला में। एनस में क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जब थर्मोमीटर को बच्चों में एनस में डालते हैं तो परफोरेशन होने का रिस्क होता है, एनस में परफोरेशन होने का रिस्क रहता है, क्योंकि उस समय तक इतने टिश्यू डेवलप नहीं होते हैं, मतलब सॉफ्ट होता है उसका एनस वाला जो एपिथेलियम है, स्किन है, तो रिस्क हो परफोरेशन होता है। इसलिए हम एक्जिला में मेजर करते हैं और 3 मिनट तक बल्ब को रखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। लो बर्थ वेट बेबी होते हैं उनमें मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है जो फेस करते हैं? हाइपोथर्मिया। एग्जैक्ट एट इज क्वेश्चन आता है, जो लो बर्थ वेट बेबी हैं वो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होती है उनमें हाइपोथर्मिया। अब क्यों होती है? जैसे कि मैंने बताया
कि बच्चों में हीट प्रोडक्शन होता है ब्राउन फैट के अकॉर्डिंग, तो जो लो बर्थ वेट बेबी हैं उनमें ब्राउन फैट ही कम है, तो जो हीट प्रोडक्शन करने वाली चीज थी वो ही कम है, तो हीट प्रोडक्शन नहीं होगा। दूसरा, उनमें हीट लॉस ज्यादा होता है, सबक्यूटेनियस टिश्यू कम होते हैं, इसलिए हीट लॉस ज्यादा होता है। क्लियर? तो हीट लॉस ज्यादा हो रहा है और प्रोडक्शन कम हो रहा है, किनमें? लो बर्थ वेट बेबी में, इसलिए उनमें हाइपोथर्मिया होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होती है हाइपोथर्मिया लो बर्थ वेट बेबी में। क्यों होती है मैं बता चुका हूं। क्लियर है? लिखने वालों ने लिख लिया? हीट लॉस, अब देखते हैं हीट लॉस और हीट प्रोडक्शन की मैकेनिज्म। बच्चों में हीट लॉस कैसे होता है और हीट प्रोडक्शन कैसे होता है। तो हीट लॉस की 4 मैकेनिज्म है। कौन कौन सी? कंडक्शन, इवेपोरेशन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। 4 तरीके से हीट लॉस होता है। कंडक्शन में कैसे हीट लॉस होता है? जैसे मान लो बच्चा है, न्यूबॉर्न है, उसको हम सरफेस पे लाके रख दिए। अब ये सरफेस ठंडी है, ठंडी सरफेस स्किन पे टच होगी तो यहां से हीट लॉस होगा। क्लियर? हीट लॉस व्हेन बेबी प्लेस्ड ऑन कोल्ड सरफेस। जब बच्चे को कोल्ड सरफेस पे रखेंगे, अगर वो उसके टच हो रही है तो उसकी वजह से जो हीट लॉस होता है वो किस टाइप का होता है? कंडक्शन टाइप। इवेपोरेशन, नाम से ही पता चल रहा है, हीट लॉस ड्यू टू स्वेटिंग। बच्चे को मान लो स्वेटिंग आ रही है, पसीना आ रहा है, तो उसमें हीट लॉस होगा क्योंकि मॉइस्ट होगा, फिर वापस मेंटेन करने के लिए वो हीट लॉस करेगा। स्वेटिंग की वजह से जो हीट लॉस होता है उसको क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन टाइप ऑफ हीट लॉस। कन्वेक्शन, ड्यू टू एयर फ्लो। मान लो बच्चे को यहां लिटा दिए, अब इधर से हवा चल रही है, इधर से हवा चल रही है उसकी बॉडी से, जैसे ही हवा लगेगी जो गर्म हवा थी उसके ऊपर वो आगे चली जाएगी, ठंडी हवा आ जाएगी, तो एयर फ्लो हो रहा है, उसकी वजह से जो हीट लॉस होता है उसको क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन टाइप हीट लॉस। मोस्ट इंपोर्टेंट, फोर्थ, रेडिएशन टाइप हीट लॉस। रेडिएशन टाइप क्या होता है? हीट लॉस बाई रेडिएटिंग टू द रूफ एंड वॉल। मान लो एग्जाम्पल के तौर पर बच्चे को यहां रख दिए, और मान लो ये दीवारें ठंडी हैं, फर्श ठंडा है, तो इसकी वजह से जो बच्चे से रेडिएशन निकल रहे हैं चारों तरफ, उसकी वजह से जो हीट लॉस हो रहा है उसको कौन सा बोलते हैं? रेडिएशन टाइप ऑफ हीट लॉस। और कल जैसे मैंने बताया था, सबसे ज्यादा हीट लॉस होती है हेड से, और कुछ टाइप की हीट लॉस होती है वो हेड से, रेडिएशन टाइप की हीट लॉस होती है। मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म ये दिख रहा है यहां पे, मोस्ट कॉमन लाइन दिख रही है, मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म ऑफ हीट लॉस। मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म ऑफ हीट लॉस कौन सी होती है? इन ये 4 मैंने बताए, कन्वेक्शन, इवेपोरेशन, कंडक्शन और रेडिएशन। ये 4 तरह की हीट लॉस होती है बच्चे में। तो क्वेश्चन आता है मोस्ट कॉमन हीट लॉस कौन से टाइप की होती है बच्चे में? सबसे ज्यादा हीट लॉस किस वजह से होती है? रेडिएशन की वजह से सबसे ज्यादा हीट लॉस होती है बच्चों में। 4 तरीके की मैंने बताए, उनमें मोस्ट कॉमन रेडिएशन। मोस्ट कॉमन साइट, बच्चे में मोस्ट कॉमन बॉडी है, तो यहां मैं बोल रहा हूं, अगर नहीं दिख रहा तो ये लिखा हुआ मोस्ट कॉमन साइट ऑफ हीट लॉस। ये बॉडी है, इसमें कौन सी साइड से सबसे ज्यादा हीट लॉस होती है? हेड से। क्यों होती है? लार्ज बॉडी सरफेस एरिया, कल मैंने बताया था जो बॉडी का सरफेस एरिया 1/4 हेड होता है पूरी बॉडी का, तो हेड से सबसे ज्यादा हीट लॉस होती है। और हेड से कौन से टाइप की होती है? रेडिएशन टाइप। और मोस्ट कॉमन भी क्या होती है? रेडिएशन टाइप। क्लियर? हीट लॉस की सारी बातें समझ में आ गई। 4 तरीके से हीट लॉस होती है। मोस्ट कॉमन हीट लॉस होती है रेडिएशन टाइप से, और सबसे ज्यादा साइट कौन सी है मोस्ट कॉमन जहां से सबसे ज्यादा हीट लॉस होती है? हेड। क्यों? क्योंकि बॉडी का जो सरफेस एरिया है वो हेड का सबसे ज्यादा होता है। क्लियर? ऐसे कोई फिक्स नहीं है, बस सबसे ज्यादा है कि ऐसे बॉडी के हर हिस्से को थोड़ी डिवाइड करेंगे। ये कोई क्वेश्चन नहीं है कि रेडिएशन से कितने परसेंट, मतलब मैक्सिमम होती है 4, मिनिमम इसमें होती है एयर फ्लो की वजह से, कन्वेक्शन टाइप की वजह से। क्लियर? मैक्सिमम क्वेश्चन आपका यही आता है, बाकी ये तीनों में इनका रेशियो बहुत कम होता है तीनों का।
मोस्ट कॉमनली होता है रेडिएशन टाइप। इसीलिए मैंने बताया था कई हेड को एडिशनली कवर करते हैं। क्लियर? क्यों करते हैं? क्योंकि हेड से सबसे ज्यादा हीट लॉस होता है, रेडिएशन टाइप हीट लॉस। अब मैंने बताया था कि लो बर्थ वेट बेबी हैं उनमें वो मोर प्रोन होते हैं। नॉर्मल बेबी है, टर्म पे हुआ और लो बर्थ वेट हो गया या प्री टर्म हो गया, उसमें हाइपोथर्मिया होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। वो क्यों होते हैं? उनके रीजंस देखो। ग्रेटर सरफेस एरिया ऑफ हेड, स्मॉल है, बेबी स्मॉल है, हेड का साइज मान लो नॉर्मल है, तो बॉडी की तुलना में हेड का साइज ज्यादा हो गया। समझ में आ रही है बात? तो हेड का सरफेस एरिया ज्यादा होगा प्री टर्म में। क्यों? क्योंकि हेड का तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही बन जाता है हेड का, इसलिए अदर बॉडी पार्ट्स की तुलना में हेड ज्यादा बड़ा होगा। ज्यादा बड़ा होगा तो हीट लॉस ज्यादा होगी हेड से। दूसरा क्या है? एक्सटेंशन पोस्चर। मैं बताया था प्री टर्म में एक्सटेंशन पोस्चर होता है, टर्म में फ्लेक्शन पोस्चर होता है। तो जब एक्सटेंशन पोस्चर होगा तो ज्यादा बॉडी एक्सपोज होगी एयर में, एयर फ्लो की तुलना में, तो यहां से हीट लॉस ज्यादा होता है। जब हमें सर्दी लगती है तो हम सिकुड़ जाते हैं ताकि हीट लॉस कम हो बॉडी से। ऐसा ही अगर प्री टर्म है तो वो एक्सटेंशन पोस्चर होगा, एक्सटेंशन पोस्चर होगा तो ज्यादा हीट लॉस होगी, सिकड़ा हुआ रहेगा तो कम हीट लॉस होगी। और क्या है? लो ब्राउन फैट। अभी आगे हम पढ़ेंगे कि बच्चों में जो हीट प्रोडक्शन का मैकेनिज्म है वो मोस्ट कॉमन कौन सा है? ब्राउन फैट से। तो प्री टर्म बच्चे हैं या लो बर्थ वेट बेबीज हैं, उनमें ब्राउन फैट कम होती है। कम होती है तो हीट प्रोडक्शन भी कम होगा, हीट प्रोडक्शन कम होगा तो हाइपोथर्मिया होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। लेस बॉडी फैट, जो सबक्यूटेनियस फैट है, ब्राउन फैट के अलावा भी जो स्किन के नीचे फैट आती है वो भी प्री टर्म बच्चों में कम होती है। अगला, स्किन मोर परमिएबल टू हीट लॉस। स्किन से हीट लॉस हो रही है, वो भी ज्यादा परमिएबल होती है हीट लॉस। तो मैंने 5 रीजन बताए किसके? लो बर्थ वेट बेबी में हाइपोथर्मिया होने के रीजन ज्यादा होते हैं, या प्री टर्म बेबी में हाइपोथर्मिया होने की चांसेस ज्यादा होते हैं कंपेरेटिवली टू टर्म बेबीज। क्यों? 5 रीजन बताए। हेड का साइज लार्ज सरफेस, प्री टर्म है तो एक्सटेंशन पोस्चर रहेगा, ब्राउन फैट कम रहेगा, लो रहेगा, बॉडी का फैट भी कम रहेगा। मैंने बताया था कि ये बॉडी का फैट है वो इंसुलेटर का काम करता है। इंसुलेटर मतलब हीट लॉस को प्रिवेंट करता है। तो अगर फैट कम है तो हीट लॉस ज्यादा होगी, और स्किन भी मोर परमेबल होती है हीट लॉस। क्लियर? हमने देखा हीट लॉस 4 तरह से हमने देख लिया। अब देखते हैं बच्चों में हीट प्रोडक्शन कैसे कैसे होता है। पहला, मेन तो ब्राउन फैट से होता है, लेकिन थोड़ा बहुत प्रोडक्शन कैसे होता है? इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी। मान लो बच्चा रो रहा है, मूवमेंट कर रहा है, हाथ पैर हिला रहा है, तो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, एटीपी का लॉस होता है, और वहां से हीट प्रोडक्शन होता है। क्लियर? तो पहला तो है जब मान लो एक्टिविटी कर रहा है, रो रहा है या मूवमेंट कर रहा है, तो उसमें जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो हीट का प्रोडक्शन होगा। एक तो ये हो गया, ये कम होता है। मेन मैकेनिज्म होता है इंक्रीज हीट प्रोडक्शन थ्रू ब्राउन फैट। मोस्ट कॉमनली जो हीट प्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है बच्चों में? ब्राउन फैट से। अब ये ब्राउन फैट क्या होती है? अभी स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं बच्चों की बॉडी में, वो क्या करते हैं? हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ द हीट। पूरा इसका लोकेशन वगैरह भी पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, नॉन सीवरिंग थर्मोजेनेसिस। हीट प्रोडक्शन के जैसे अपने को सर्दी लगती है तो क्या करते हैं? हम कांपने लगते हैं, सीवरिंग करते कपकपाने लगते हैं। कपकपाते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और हमारे अंदर हीट प्रोडक्शन होता है। ऐसा होता है एडल्ट में। बच्चे कांपते नहीं है जब उन्हें सर्दी लगती है। उनमें जो मैकेनिज्म होता है नॉन सीवरिंग थर्मोजेनेसिस। नॉन सीवरिंग कैसे? ब्राउन फैट की मदद से। आगे इसका मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे अगले पेज पे। तो इनमें सीवरिंग नहीं होती, नॉन सीवरिंग थर्मोजेनेसिस होता है बच्चों में। ब्राउन फैट क्या होती है? स्पेशलाइज स्ट्रक्चर इन द न्यूबॉर्न। जो क्या करते हैं? ये फैट ही होती है, जैसे सबक्यूटेनियस फैट होती है वैसे ही विशेष लोकेशन पर, कुछ स्पेसिफिक लोकेशन है, जैसे गर्दन के पीछे यहाँ पे, इंटरस्केपुलर रीजन में, बैक पे, यहाँ पर ये ब्राउन फैट पाई जाती है। ये क्या करती है? हीट का प्रोडक्शन करती है बच्चों में। लिख लिए हो? किसी को लिखना था तो। 2 तरह की फैट होती है, व्हाइट एडिपोज टिश्यू और ब्राउन एडिपोसाइट्स।
एडिपोज टिश्यू। इनमें क्या डिफरेंस है? बच्चों में कौन से होते हैं? ब्राउन वाले ज्यादा होते हैं, जो इनमें हीट की प्रोडक्शन करते हैं। अब देखते हैं इनमें डिफरेंस। देखो, वन लार्ज फैट वैक्यूल, ये फैट वैक्यूल है, ये वाली, ये पूरी सेल है जो रेड से मैंने बना रखी है, ये पूरी सेल है। इसमें एक लार्ज फैट वैक्यूल है। इसमें क्या होती हैं? ये स्मॉल स्मॉल बहुत सारी फैट वैक्यूल होती हैं। ये कौन सी है? ब्राउन एडिपोसाइट। तो इसमें स्मॉल स्मॉल बहुत सारी फैट वैक्यूल हैं, तो हीट का प्रोडक्शन भी ज्यादा करेंगी। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, मोर माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें जो ये मैंने इस कलर से बना रखे हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया हैं। इसमें मैंने ये न्यूक्लियस बना रखा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया एक ही बना, ये न्यूक्लियस है सेल का। इसमें क्या होते हैं? लेस माइटोकॉन्ड्रिया। और हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। एनर्जी प्रोडक्शन सेल में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा रहेगा तो ज्यादा प्रोडक्शन रहेगा। तो ब्राउन फैट में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं और स्मॉल स्मॉल फैट वैक्यूल होती हैं बहुत सारी। तो जिसमें ब्राउन फैट रहेगी उनमें हीट प्रोडक्शन ज्यादा रहेगा। व्हाइट एडिपोसाइट रहेंगे उनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी लेस होता है और एक ही सेल होती है बड़ी सारी, तो इनमें हीट का प्रोडक्शन कम होगा। तो ब्राउन फैट होना अच्छी बात है, और बहुत अच्छी बात यह है कि बच्चों में पाई जाती है, इसलिए उनमें हीट प्रोडक्शन हो जाती है अच्छे से। लेस नर्व इनर्वेशन, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व आते हैं, हर सेल में इनर्वेट करते हैं। इसमें होते हैं मोर इनर्वेशन। अभी मैं आगे बताऊंगा, ये पॉइंट तब समझ में आएगा। क्या होता है जब बच्चों को सर्दी लगती है, जब बच्चों को सर्दी लगती है, कोल्ड में एक्सपोजर होता है, तो उनको स्ट्रेस आता है। जैसे ही स्ट्रेस आता है उनमें सिंपैथेटिक सर्ज होता है। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आपने पढ़ा है, तो उनमें सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है और नोरएड्रेनालिन हार्मोन रिलीज होता है। और नोरएड्रेनालिन क्या करता है? डायरेक्ट हीट प्रोड्यूस करवाता है ब्राउन फैट से। इसलिए अगर मान लो ज्यादा सिंपैथेटिक इनर्वेशन है, ज्यादा नर्व आ रही हैं, तो ज्यादा नोरएड्रेनालिन रिलीज होगा, नोरएड्रेनालिन ज्यादा रिलीज होगा, ज्यादा हीट प्रोडक्शन होगा। तो ऐसा किस में होता है? ब्राउन फैट में। तो अच्छी कौन सी है? व्हाइट एडिपोसाइट या ब्राउन एडिपोसाइट? ब्राउन एडिपोसाइट, क्योंकि इनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा होते हैं, फैट वैक्यूल भी ज्यादा होते हैं, और सिंपैथेटिक नर्व इनर्वेशन भी ज्यादा होता है। तो एक बार और बोल देता हूं, फैट वैक्यूल ज्यादा रहेंगी, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा रहेंगे, तो पावर हाउस ऑफ द सेल है, ज्यादा हीट प्रोडक्शन होगा। जब भी कोल्ड में एक्सपोजर होता है, तो जैसे ही बच्चे को स्ट्रेस आएगा, नोरएड्रेनालिन रिलीज होगा। तो जहां सिंपैथेटिक इनर्वेशन ज्यादा होगा, वहां नोरएड्रेनालिन भी ज्यादा रिलीज होगा, और वहां हीट प्रोडक्शन भी वो ज्यादा करवाएगा। यहाँ ये सब कम होते हैं, इसलिए बच्चों में कौन सी होती है? ब्राउन फैट। ये हीट प्रोडक्शन की मैकेनिज्म है। लोकेशन ऑफ द ब्राउन फैट इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ लेते हैं। मोस्ट कॉमन साइट, ये एमसी का मतलब है मोस्ट कॉमन। मोस्ट कॉमन साइट या लोकेशन ऑफ द ब्राउन फैट, नेप और बैक साइड ऑफ द नेक। यहाँ पे सबसे ज्यादा ब्राउन फैट होती है। नेप ऑफ नेक इसको बोलते हैं, पीछे की साइड, यहाँ बैक साइड ऑफ द नेक। और कहाँ कहाँ हो सकते हैं? ऑप्शन में ऐसे भी क्वेश्चन बना देते हैं कि ब्राउन फैट कहाँ कहाँ मिलती है, तो पहला दे देंगे बैक ऑफ द नेक, एक्जिला में दे देंगे, पेरिरिनल एरिया दे देंगे, और एक और कुछ दे देंगे, शोल्डर वगैरह या फिर कुछ भी दे देंगे। तो फिर उसको आपको पहचाना है। और कहाँ हो सकती है? इंटर स्केपुलर एरिया, ये स्केपुला है, ये स्केपुला है, इन दोनों के बीच वाला जो एरिया है उसको क्या बोलते हैं? इंटर स्केपुलर एरिया। स्केपुला के बीच वाला जो बोन है इसके। एक्जिला और ग्रोइन एरिया में, एक्जिला में भी थोड़ी बहुत होती है और ग्रोइंस में, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ होती है? बैक साइड ऑफ द नेक और नेप ऑफ नेक। पेरीरिनल एरिया और एड्रिनल एरिया, आप सब लोग जानते हैं ये किडनी होती है, और किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्लैंड होती है। तो यहाँ इस एरिया में पेरीरिनल एरिया और एड्रिनल ग्लैंड पे भी थोड़ी बहुत ब्राउन फैट मिलती है। अगला है सबक्यूटेनियस टिश्यू, क्यूटेनियस स्किन है, इसके नीचे सबक्यूटेनियस टिश्यू है, थोड़ी बहुत वहां भी ब्राउन फैट मिलती है। लोकेशन वाला क्लियर? सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये वाला मोस्ट कॉमन वाला याद रखना है।
नॉन सीवरिंग थर्मोजेनेसिस, यही पूछ लेता है कि बच्चों में हीट प्रोडक्शन की कौन सी मैकेनिज्म होती है, सीवरिंग होती है, नॉन सीवरिंग होती है, एडल्ट में सीवरिंग होती है, बच्चों में नॉन सीवरिंग। तो ये अब कैसे होती है, वैसे मैं समझा चुका हूं, फिर से एक बार देख लेते हैं। नॉन सीवरिंग थर्मोजेनेसिस कैसे होता है, इसका मतलब क्या है, विदाउट सीवरिंग, बिना कपकपाए। सीवरिंग कपकपी होता है, तो बिना कपकपी ही बाई ब्राउन फैट के द्वारा, ब्राउन फैट से हीट प्रोडक्शन होना क्या कहलाता है, नॉन सीवरिंग थर्मोजेनेसिस। कैसे होता है, मान लो बच्चे को ठंड लगी, एक्सपोजर टू कोल्ड, ठंड लगी बच्चे को, जैसे ही ठंड लगेगी उसको दिमाग में सिग्नल जाएगा, स्ट्रेस आएगा उसको, और क्या रिलीज होगा वहां से, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा और वहां से हार्मोन रिलीज करेगा। सिंपैथेटिक में एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन ये सब होते हैं, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये सिंपैथेटिक हार्मोन होते हैं। फार्माकोलॉजी पढ़े हैं आप लोग, नहीं पढ़े, पहले कभी नहीं पढ़े? हाँ, तो मतलब इतना तो पता ही होगा ना कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है। वहां नॉर एड्रेनलिन, एड्रेनलिन है ना। तो मोस्ट कॉमन हार्मोन कौन सा रिलीज होता है हार्मोन, नॉर एपिनेफ्रिन और नॉर एड्रेनलिन, इसी का नाम है नॉर एपिनेफ्रिन। तो ये भी पूछ लिया जाता है कौन सा हार्मोन, ये मैं कलर चेंज करके लिखा हूं, वो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं या फिर इंपॉर्टेंट है। तो फिर सिंपैथेटिक में कौन सा मोस्ट कॉमन रिलीज होगा, नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन क्या करता है, हीट प्रोडक्शन कराता है, सीधा ही अनकपलिंग रिएक्शन। अब मैं थोड़ा, आप लोगों की पूछा नहीं जाता है, थोड़ा मैं इस अनकपलिंग को समझाने के लिए आपको लिखना नहीं है, साइड में बताता हूं। अपना एटीपी का प्रोडक्शन कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ज्यादा डीप हो जाएगा इसलिए ऊपर ऊपर से मैं बताऊंगा। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th क्लास की एनसीईआरटी में, हम खाना खाते हैं, ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस से कहां जाता है वो, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, क्रेब साइकिल में जाता है। क्रेब नाम सुने हैं, क्रेब साइकिल वगैरह, वहां क्रेब साइकिल में NADH2, FADH2 ये सब बनते हैं, और वो वहां NADH2 और FADH2 से एटीपी का निर्माण होता है। तो वो एटीपी का निर्माण कहां होता है, वो NADH2 और FADH2 माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएंगे और यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाते हैं। फिर बहुत सारी लंबी प्रोसेस है वो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जिसको बोलते हैं, वो आपको नहीं पढ़ना है। तो इस तरह से जब एटीपी का निर्माण होता है उसको बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया में, ये NADH2 ये सब जाएंगे और फिर एटीपी का निर्माण होगा, तो उसको बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। अगर सीधा ही हार्मोन ब्राउन फैट है और ब्राउन फैट से सीधा ही हीट का प्रोडक्शन हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा है, NADH2 FADH2 कुछ नहीं बन रहे हैं, सीधा ही हीट बन रही है, तो इसको बोलते हैं अनकपलिंग रिएक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया में बिना गए। क्लियर है? ये वाला पॉइंट अगर समझ में नहीं आया तो ये साइड वाला पॉइंट है, सीधा भी याद रख सकते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन से सीधा हीट प्रोडक्शन होता है। ये अलग से पूरा मैकेनिज्म होता है जहां से आप लोगों को इतना नहीं पूछते हैं। क्लियर है? चलें आगे। अब है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमने पढ़ लिया हीट लॉस कैसे होता है, हीट प्रोडक्शन कैसे होता है। हमने एक लाइन पढ़ी थी, लो बर्थ वेट बेबी होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम क्या हो सकती है, हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया मोस्ट कॉमन होता है उनमें। तो अब हम पढ़ते हैं हाइपोथर्मिया को। हाइपोथर्मिया कब बोलेंगे, जब टेम्परेचर लेस देन 36.5 डिग्री सेल्सियस हो जाए। मैंने नॉर्मल टेम्परेचर कितना बताया था, न्यूबॉर्न का नॉर्मल टेम्परेचर 36.5 टू 37.5 डिग्री सेल्सियस, ये लोअर लिमिट थी। तो अगर इससे कम हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे हाइपोथर्मिया। क्लियर? अब हाइपोथर्मिया को क्लासिफाई करते हैं, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कोल्ड स्ट्रेस में टेम्परेचर कितना हो जाता है। क्लियर? माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर नहीं है हाइपोथर्मिया का क्लासिफिकेशन, ये माइल्ड नहीं है, ये कोल्ड स्ट्रेस है। सबसे पहले कोल्ड स्ट्रेस आता है, फिर मॉडरेट हाइपोथर्मिया, फिर सीवियर हाइपोथर्मिया। कोल्ड स्ट्रेस कब बोलेंगे, जब टेम्परेचर 36 से 36.4 डिग्री सेल्सियस है, मतलब इससे कम होगा।
इससे कम कितना होगा 36.4, और कितना कम हो जाए लेकिन ज्यादा रहना चाहिए 36 से। अगर इस रेंज में रहेगा तो इसको हम बोलेंगे कोल्ड स्ट्रेस। क्लियर? अगर 36 से कम हो रहा है, कितनी रेंज में 30, लेकिन 32 से ऊपर है बट 36 से कम है, तब हम क्या बोलेंगे इसको? मॉडरेट हाइपोथर्मिया। अगर 32 से कम हो गया 32 डिग्री सेल्सियस से, तो इसको क्या बोलेंगे? सीवियर हाइपोथर्मिया। ये 3 तरह का क्लासिफिकेशन बताया मैंने। कोल्ड स्ट्रेस वाला 36 से 36.4 डिग्री सेल्सियस के बीच में। अब देखो इस कंडीशन में क्या होता है, कोल्ड स्ट्रेस आएगा मतलब थोड़ा बहुत सर्दी लगा हो उसको, थोड़ा बहुत टेम्परेचर कम हुआ है, तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही हमें सर्दी लगती है, जैसे सर्दियों में मान लो बाहर निकलते हैं तो अपनी ये उंगलियां, फिंगर टिप ऑफ फिंगर रेड रेड होना शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे क्या होता है? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होना शुरू हो जाता है। ये सबसे पहले ठंडी होना शुरू होती है। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा यहाँ पे उंगलियों में, तो यहाँ ब्लड कम जाएगा, ब्लड कम जाएगा तो वो ठंडी होना शुरू हो जाएंगे जल्दी। यहाँ पे सबसे ज्यादा ठंड लगती है। तो देखो इसमें क्या होगा? एक्सट्रीमिटी कोल्ड हो जाएंगी। एक्सट्रीमिटी मतलब ये हाथ वाले, हाथ और पैर, नीचे से पैर और ऊपर से हाथ, ये ठंडी महसूस होंगे। लेकिन जो ट्रंक है वो अभी भी गर्म होगा। ये जो ट्रंक है, चेस्ट एब्डोमेन, ये गर्म ही रहेगा, वार्म रहेगा। ये क्या है? इनिशियल स्टेज है। हाइपोथर्मिया की इनिशियल स्टेज है मतलब टेम्परेचर थोड़ा सा कम हुआ है, नॉर्मल से थोड़ा सा कम हुआ है, तो सबसे पहले एक्सट्रीमिटी है, ये हमें ठंडी फील होना शुरू होंगी, कोल्ड होंगी। बाकी यहाँ पे नॉर्मल है क्योंकि थोड़ा सा ही कम हुआ है टेम्परेचर। क्लियर? इनिशियल स्टेज। अब मान लो मॉडरेट हाइपोथर्मिया हो गया, इसका टेम्परेचर 32 से 36 डिग्री के सेल्सियस के बीच में, तो क्या होगा इसमें? एंटायर बॉडी इज कोल्ड, पूरी बॉडी ही कोल्ड हो जाएगी, इतना कम हो जाएगा तो। और इसमें भी क्या हो जाएगा? एंटायर बॉडी इज कोल्ड। इसमें केवल एक्सट्रीमिटी कोल्ड होंगी, हाथ पैर ही ठंडे होंगे, बाकी यहाँ पर इतना मेंटेन कर लेगा वो। क्लियर है हाइपोथर्मिया का क्लासिफिकेशन? कुछ लोग लिख रहे हैं, जिनके पास आपके पास तो पहले से नोट्स होंगे ना, पढ़े थे? नहीं है? पहले मैं पढ़ा के गया था तो। अच्छा, ये सब नहीं लिखे हुए हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, लिख रहे हो तो मतलब ध्यान दे के पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। अगर लिखा हुआ है नोट से तो बस उसी में हाईलाइट कर लो, एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर लो। वो पेपर आते हैं ना चिपकाने वाले, स्टडी पेपर वाले, उसको उस पे लिखो, फाड़ो, उसी कॉपी पे चिपका लो। या फिर आपको, ये मैं पढ़ा रहा हूँ वो सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा पूरा, तो अगर आप पूरे पीडियाट्रिक्स के एक जगह शॉर्ट में लिखना चाहते हो तो भी ये लिख सकते हो। हाँ, उसमें से लिख लिया करो। ये मतलब मैं जितने भी ये सारे नोट्स हैं वो मैंने स्टैंडर्ड बुक से बनाए हुए हैं, वहीं से हैं, तो अगर आप अलग से बनाना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, बना सकते हैं। चलें आगे। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया हुआ है, इसका क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या मिलेंगे? क्लिनिकल फीचर क्या है? सबसे पहले मैंने बताया था पेरिफेरल वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, यहाँ की जो वेसल्स हैं उनमें कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो ये ठंडी फील होना शुरू होंगी, तो क्या होगा? पेरिफेरल वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो एक्रोसाइनोसिस का मैंने बताया था, क्या होता है? जब एक्सट्रीमिटीज ब्लू हो जाएं और ट्रंक रहे नॉर्मल पिंक रहे तो उसको बोलते हैं एक्रोसाइनोसिस। और ब्लड कम जाना शुरू होगा तो कोल्ड एक्सट्रीमिटीज, ये ठंडी हो जाएंगी, यहाँ पे ब्लड कम जाएगा तो ऑक्सीजन भी कम जाएगी, क्योंकि ब्लड ही तो लेके जाता है ऑक्सीजन को, तो ये ब्लू हो जाएंगी, ब्लू होना शुरू हो जाएंगी। कुछ देर बाद एक्सट्रीमिटीज ब्लू होना शुरू हो जाएंगी और कोल्ड हो जाएंगी, क्योंकि ब्लड कम जाना शुरू हो जाएगा, पेरिफेरल वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा जब कोल्ड का एक्सपोजर होगा। तो ये लाइन क्लियर है? एक्रोसाइनोसिस, यहाँ ब्लड कम जाएगा पेरिफेरल वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से, तो ब्लू होना शुरू हो जाएंगे और कोल्ड हो जाएंगे। इंक्रीज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जब इंक्रीज होगा, देखो हमने ग्लूकोज खाते हैं C6H12O6, ऐसे हम लोग पढ़ते थे एनसीईआरटी में, प्लस ऑक्सीजन,
और ये बन गया किसमें, एनर्जी के रूप में बन गया। क्लियर। तो ये हमने खाना खाया था, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट हुई और इससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी। हाइपोथर्मिया हुआ तो बच्चे को एनर्जी प्रोड्यूस करना जरूरी है, वो एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। ज्यादा प्रोड्यूस करेगा तो खाने का यूज कर लेगा पूरे का, ज्यादा खाने का यूज करेगा मतलब ग्लूकोज का यूज हो जाएगा। ऑक्सीजन का भी यूज ज्यादा करेगा, जब ग्लूकोज का यूज होगा तो उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो क्या करा देगा, मान लो ग्लूकोज उसके पास जो भी है वो जल्दी जल्दी हीट प्रोडक्शन में यूज हो गया, तो क्या करा देगा, हाइपोग्लाइसेमिया, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा। तो जब ग्लूकोज यूज होगा तो उसके लिए ऑक्सीजन भी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए तो क्या करा देगा, हाइपोक्सिया। यहां तक क्लियर है। इंक्रीज O2 कंजप्शन, ऑक्सीजन का कंजप्शन यूज होगा तो वो हाइपोक्सिया करा देगा। अब देखो, अगर हाइपोक्सिया होगा तो शरीर में क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं यहां समझा देता हूं, ये ग्लाइकोलाइसिस है, C6H12 है O6, ये ग्लाइकोलाइसिस में जाता है और ग्लाइकोलाइसिस से क्या बनाता है, एंड प्रोडक्ट पायरुविक एसिड, PA का मतलब है पायरुविक एसिड। यहां से दो पाथ बनते हैं। अगर हमारे पास ऑक्सीजन है तो यहां कहां जाएगा, क्रेब साइकिल में जाएगा, क्रेब साइकिल में जाएगा, वहां से एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अगर हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है या एनारोबिक मेटाबॉलिज्म हो रहा है जहां, जैसे आरबीसी में ऐसे, तो क्या करेगा, यहाँ पे लैक्टिक एसिड बनता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की वजह से। क्लियर है। ये पाथवे होता है ग्लाइकोलाइसिस के आगे। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो लैक्टिक एसिड बनेगा, ऑक्सीजन है तो क्रेब साइकिल में जाएगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का कंजप्शन बहुत, मतलब धीरे धीरे मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ेगी, ग्लूकोज का यूज हो जाएगा तो साथ में ऑक्सीजन का भी यूज हो जाएगा। जब दोनों का यूज हो गया तो हाइपोक्सिया हो गया, मतलब इधर ज्यादा जाने लग जाएगा। जैसे जैसे ऑक्सीजन कम होगी इधर जाएगा, इधर जाएगा मतलब लैक्टिक एसिड बनाएगा, बॉडी में लैक्टिक एसिड बनना शुरू होगा। इस पाथवे में लैक्टिक एसिड बनेगा तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। तो ये तीन मेन फीचर हैं हाइपोथर्मिया के, याद रखना है। हाइपोग्लाइसेमिया होगा, हाइपोक्सिया होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों होगा, मैंने इधर लिख रखा है, जब ऑक्सीजन का कंजप्शन बढ़ेगा तो हाइपोक्सिया कराएगा ये। जब हाइपोक्सिया हो जाएगा तो एनारोबिक मेटाबॉलिज्म, ये एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होता है इधर वाला, ये एरोबिक मेटाबॉलिज्म होता है। इसमें लैक्टिक एसिड बनेगा तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। क्लियर है। और क्या हो जाएगा, बच्चे के पास जब ग्लूकोज ही नहीं बचा तो क्या हो जाएगा, लिथार्जिक हो जाएगा, मतलब उसमें चलने फिरने का सती नहीं, एकदम आलसी हो जाएगा, लिथार्जिक हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, ठीक से दूध भी नहीं पी पाएगा, पुअर फीडिंग हो जाएगा, ब्रेडिकार्डिया कराता है। जब ग्लूकोज की कमी होती है और हाइपोक्सिया होता है, मेनली जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो हार्ट को भी ऑक्सीजन चाहिए पंप करने के लिए। अरे भाई मोटर है, मान लो 3 फेस की मोटर है, पानी उठानी है बोरिंग वाली, है ना, उसको 1 फेस की हम बिजली दे रहे हैं तो क्या उतना ही पानी उठाएगी, नहीं उठाएगी। वैसे ही हार्ट को भी ऑक्सीजन चाहिए पंप करने के लिए। अब उसको ऑक्सीजन कम मिल रही है तो वो भी धड़कना कम कर देगा, भाई मुझे नहीं मिल रही है ऑक्सीजन तो मैं इतना ही। तो जब हाइपोक्सिया होता है तो क्या होता है, ब्रेडिकार्डिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, हाइपोथर्मिया, हाइपोग्लाइसेमिया का मैकेनिज्म। कल भी मैंने बताया था कि जब हाइपोथर्मिया होता है तो वो हाइपोग्लाइसेमिया करा देगा, हाइपोग्लाइसेमिया हो रहा होता है तो वो हाइपोथर्मिया करा देता है। कल मैंने बताया था, अब एक बार फिर से समझते हैं। देखो कैसे कराएगा, ठंड लगेगी, ठंड लगेगी तो बॉडी में ऑटोमेटिकली मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ेगी। क्यों, हीट के प्रोडक्शन के लिए। अब हीट का प्रोडक्शन कहां से होगा, ग्लूकोज से, मतलब फैट से भी होगा और ग्लूकोज से भी होगा। बॉडी में ग्लूकोज है, फैट भी कहां, ग्लूकोज ही जाके तो फैट में स्टोर हो जाता है बाद में। तो एनर्जी का प्रोडक्शन करना है, मतलब हमारा टेम्परेचर कम हो गया, हाइपोथर्मिया कम हुआ तो एनर्जी का प्रोडक्शन करना है हमें। एनर्जी का प्रोडक्शन कैसे होता है, ये ग्लूकोज आया, ग्लूकोज से ऑक्सीजन में यूज हुआ और एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ। यहां तक क्लियर है। अब मान लो हाइपोथर्मिया हो रहा है तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बनानी है हमें,
ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बनानी है तो उसके लिए क्या चाहिए हमें, ग्लूकोज चाहिए। तो ग्लूकोज का कंजप्शन हो गया, भाई लाओ ग्लूकोज लाओ ग्लूकोज लाओ ग्लूकोज। अब एक जगह ऐसी आएगी कि ग्लूकोज की कमी हो जाएगी शरीर में, उसको क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसेमिया। क्लियर है। और ग्लूकोज जब कंजप्शन होगा तो उसके लिए ऑक्सीजन भी चाहिए, तो ऑक्सीजन का कंजप्शन भी बढ़ जाएगा तो वो हाइपोक्सिया करा देगा। और जब हाइपोक्सिया कराएगा तो एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होगा, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होगा तो लैक्टिक एसिड बनेगा, लैक्टिक एसिड बनने लगेगा तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस करा देगा। और मान लो अब एनर्जी नहीं बची तो बच्चा लिथार्जिक आलसी हो जाएगा, दूध भी नहीं पी पाएगा, पुअर फीडिंग। और मैंने बताया जब हाइपोक्सिया होगा तो हार्ट को भी ऑक्सीजन चाहिए, हार्ट को वो पूरा फेस ही नहीं मिल रहा है, 3 फेस की मोटर को याद रखो, तो ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। क्लियर है, फीचर्स इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आया। अब हमने पढ़ लिया हाइपोथर्मिया को, अब हम देखते हैं प्रिवेंट कैसे करेंगे हाइपोथर्मिया का, प्रिवेंशन कैसे हम बचाएंगे बच्चे को। हाइपोथर्मिया हो गया, ये सब लो बर्थ वेट बेबी में चल रहा है, मतलब लो बर्थ वेट बेबी में हाइपोथर्मिया होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, और वैसे भी हाइपोथर्मिया अलग पॉइंट है। तो अब हाइपोथर्मिया से कैसे बचाएंगे हम उस बच्चे को, प्रिवेंशन ऑफ हाइपोथर्मिया। कोल्ड चेन क्या होती है, सुने हैं कोल्ड चेन, वैक्सीन के लिए भाई वहां रेफ्रिजरेटर में रखेंगे, रेफ्रिजरेटर से निकाल के उसमें रखेंगे, उस मतलब वैक्सीन ले जाने वाले में रखेंगे, कोल्ड फ्रीजर में रखेंगे, तो वहां कोल्ड चेन मेंटेन रखते हैं वैक्सीनेशन में। ऐसे ही हाइपोथर्मिया में अगर हो रहा है तो उसके लिए बच्चे में वार्म चेन मेंटेन रखेंगे। वार्म चेन कैसे बनती है, मैंने कल बताया था डिलीवरी रूम का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 22 से 26 डिग्री सेल्सियस, इसके बीच में अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस, तो उसको नॉर्मल रखना है। दूसरा क्या है, हेड टू टो एग्जामिनेशन में बताया था कि मैं उसमें टेम्परेचर उसका मेंटेन रखना है लीस्ट डिस्टर्बिंग वे, कल मैंने बताया था। तो जब नियोनेटल रिसेसिटेशन करेंगे, मान लो उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई, ऑक्सीजन दे रहे हैं और कुछ दे रहे हैं, तो उस समय भी हम उसको थोड़ा कवर करके रखेंगे इस तरह से कि ज्यादा हीट लॉस ना हो, जैसे हेड को कवर करके रखेंगे। और क्या करेंगे, इमीडिएटली ड्राई कर देंगे, अगर यहाँ गीला रहेगा तो ज्यादा हीट लॉस होगी, गीला स्किन रहेगा तो ड्राई कर देंगे। और कंगारू मदर केयर देंगे अगर जरूरत पड़ी तो, केएमसी का मतलब कंगारू मदर केयर। ये चारों मिलकर क्या बनाते हैं, वार्म चेन। तो हम कुछ भी कर रहे हैं, डिलीवरी करा रहे हैं, रिससिटेशन कर रहे हैं, या फिर कंगारू मदर केयर दे रहे हैं, ये सब मिलके वार्म चेन रहती है। तो पहला काम तो क्या करेंगे, ये सब चीज करेंगे, वार्म चेन को मेंटेन करेंगे हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट करने के लिए। भाई डिलीवरी रूम नॉर्मल रखो, कुछ जरूरत पड़ रही है तो उस समय भी उसका हेड वगैरह कवर रखो ताकि हीट कम से कम लॉस हो। समझ में आई ये बात, तो वार्म चेन को मेंटेन रखेंगे। अगला क्या करेंगे, 2 कंडीशन है, अगर बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है सुन लेना, ये कंगारू मदर केयर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, मतलब हीमोडायनेमिकली मतलब सर्कुलेशन, उसका ब्लड प्रेशर, उसका हार्ट रेट, ये सब स्टेबल है, बट टेम्परेचर उसका कम है, बाकी चीजें ठीक है बस टेम्परेचर ही कम है। तो क्या करेंगे, अगर ऐसी कंडीशन में टर्म बेबी है तो बस एडिशनली कवर कर देंगे, हेड को अच्छे से कवर कर देंगे, 1-2 दिन में वो ठीक हो जाएगा, उसका टेम्परेचर धीरे धीरे ब्राउन फैट से और वो जो अभी मैंने बताया था हीट प्रोडक्शन का मैकेनिज्म, उससे ठीक हो जाएगा। अगर मान लो प्री टर्म बेबी है या लो बर्थ वेट बेबी है तो इसमें क्या करेंगे, कंगारू मदर केयर, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंगारू मदर केयर करने के लिए 2 कंडीशन होना चाहिए। किन बच्चों में कंगारू मदर केयर की जाती है, पहली कंडीशन, वो बच्चा हीमोडायनेमिकली स्टेबल होना चाहिए, उसका वाइटल्स स्टेबल होना चाहिए, वाइटल्स नोट पूरे वाइटल्स, टेम्परेचर के अलावा, वाइटल्स में टेम्परेचर भी आता है, तो उसका बीपी क्लियर है, सर्कुलेशन, हार्ट रेट, ये सब स्टेबल होना चाहिए। और दूसरा क्या है, अगर लो बर्थ वेट बेबी है या प्री टर्म बेबी है, उनमें हम कंगारू मदर केयर करते हैं। मान लो बच्चे का बीपी ठीक नहीं है और कुछ ठीक है ना, हार्ट रेट भी ठीक नहीं है, और हम उसको दे दिए कंगारू मदर केयर, उसका डेथ हो जाएगा। पहले हम उसको स्टेबल करेंगे फिर कंगारू मदर केयर। कंगारू मदर केयर में क्या होता है, मदर है वो अपने चेस्ट से बच्चे को लगा के रखती है, बस उससे क्या होता है, हीट ट्रांसफर होता है, स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट होता है, हीट ट्रांसफर होता है,
तो वो हाइपोथर्मिया को बचा लेता है। लेकिन हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, बीपी वीपी कम उसको थोड़ी मेंटेन कर देगा। मान लो छाती से चिपो के रख रहे हैं तो बीपी ठीक हो जाएगा, ऐसे नहीं ना होगा। इसलिए पहले उसका स्टेबल होना जरूरी है। स्टेबल है, बस हाइपोथर्मिया हो रहा है और लो बर्थ वेट है, प्रीटर्म है, तो हम कंगारू मदर केयर दें। अब मान लो बच्चा अनस्टेबल है, बच्चा अनस्टेबल है, हीमोडायन बीपी वगैरह स्टेबल नहीं है उसका, वो भी कमजोर हो रहा है, हाइपोथर्मिया भी हो रहा है, हाइपोग्लाइसेमिया भी हो रहा है, बहुत सारी कंडीशन एक साथ हो रही है, तो हम उसको लिए क्या करेंगे, रेडिएंट वार्मर और इंक्यूबेटर, अभी इमेज भी दिखाएंगे, इनके बारे में बताएंगे भी, उनमें रख देंगे। जैसे गांव में के लोग नहीं कहते कि इस बच्चे को शीशे में रख दिए हैं, तो है ना, उसमें रख देंगे। उसमें क्या करते हैं, टेम्परेचर मेंटेन करते हैं और उसमें वहीं पे सारा ट्रीटमेंट चलता है। फिर इंक्यूबेटर और रेडिएंट वार्मर, क्लियर है। तो हम ये हीमोडायनेमिकली स्टेबल होगा तो केएमसी करेंगे, क्लियर है। कंगारू मदर केयर केएमसी, तो चलो पहले बताओ केएमसी किस में करते हैं, प्री टर्म और लो बर्थ वेट, और प्री टर्म लो बर्थ वेट के साथ में कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, हीमोडायनेमिकली स्टेबल होना चाहिए। ये घुमा फिर आके कैसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कंगारू मदर केयर किन में करता है। इसके बारे में कुछ फीचर्स हैं, उनको देखते हैं। कंगारू मदर केयर में वाइटल्स मॉनिटर करेंगे बच्चे के, कितनी देर में, एवरी 30 मिनट। ऑप्शन में दे देता है कि बताइए इन निम्नलिखित 4 में से कौन सा सही है या कौन सा सही नहीं है, तो ऐसे ऑप्शन में ये भी डाल देता है भाई वाइटल्स मॉनिटर करते रहेंगे, एवरी 30 मिनट पे करते रहेंगे। मदर की पोजीशन क्या रहती है, सेमी रिकम्बेंट, ये जानते हैं सेमी रिकम्बेंट। देखो मान लो ऐसे ये बिस्तर है, ये बिस्तर है, तो यहां हमने पीलो लगा दिया, तो ये हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री मोड़ ले। अब यहां मदर बैठी है, ऐसे मदर बैठी है, इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, सेमी रिकम्बेंट, 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। ये मैंने मदर को बैठा दिया ऐसे, ऐसे बैठी है मदर, ये बेड है, इतना इस बेड को ऊपर कर दिया, हॉस्पिटल में बेड ऊपर हो जाता है, या फिर यहाँ पीलो लगा लेगी मदर, ऐसे से ये मदर की पोजीशन है। अब ये मदर क्या करेगी, यहाँ बच्चा है, इसको अपने सीने से लगा के रखेगी, सीने से लगा के, ये सेमी रिकम्बेंट पोजीशन। क्या करती है ये, ऐसे प्रिवेंट बैक फ्लो, मतलब ये पूरी लेटी हुई रहेगी, मान लो ऐसे पूरी लेटी हुई है, ऐसे मदर सीधी लेटी हुई है और इसके ऊपर अपना बच्चा है, तो ये इसको दूध पिलाएगी, तो मुंह से ये दूध वापस आ सकता है बाहर, मुंह से दूध वापस आ सकता है। तो अगर ऐसे बैठी रहेगी तो प्रिवेंट बैक फ्लो को प्रिवेंट करेगी, बच्चे के लिए भी ठीक रहेगा। तो ये सेमी रिकम्बेंट पोजीशन, इमेज भी दिखाएंगे अभी थोड़ी देर बाद, सारी इमेज एक साथ दिखाएंगे। बच्चे की पोजीशन पीछे से वेरीफाई करके बताए हैं कि सही है ठीक है सब उनको, चलो चलें आगे। बच्चे की पोजीशन देखते हैं अब। बच्चे की पोजीशन वर्टिकल या अपराइट, अभी क्या इमेज इसमें रह गई है, तो अभी ये कनेक्ट नहीं हुआ था ये आईडी से, तो अभी थोड़ी देर बाद कनेक्ट करके सारी इमेज एक साथ दिखाएंगे। इसमें नहीं है इमेज, इसीलिए वो एक साथ दिखाएंगे, वरना अभी मैं दिखा देता। वर्टिकल और अपराइट, बच्चा कैसे होना चाहिए, ऐसे है तो ऐसे बच्चा होना चाहिए, सीधा एकदम ऐसे बच्चा है। इसको मदर ऐसे बोट में खुद बता देता हूँ, मान लो ऐसे मदर है, यहाँ बच्चा है, बच्चा सीधा रहेगा और नीचे मदर अपने हाथ से उसको सपोर्ट करेगी, उसके बटक्स को सपोर्ट करेगी और ऐसे बच्चे को चिपा के रखेगी। उसका फ्लेक्स हिप और नी है वो फ्लेक्स होना चाहिए, मतलब इसे गोद में ले लेगी उसको। वर्टिकल और अपराइट पोजीशन रहेगी बच्चे की, इमेज देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। बेबी फेस, बेबी के फेस की पोजीशन कैसे होगी, ऐसे सीधा फेस इधर नहीं रहेगा, एक तरफ ऐसे गर्दन, ऐसे गले मिलते हैं ना हम लोग, जब गले मिलते हैं तो अपने नेक को ऐसे टर्न कर लेते हैं, तो बच्चे को जब ऐसे गले से लगाएंगे तो उसका फेस एक तरफ साइड में रहेगा, क्लियर। टर्न टू वन साइड, किसी भी तरफ इधर या इधर ऐसे बच्चे का फेस चिपाएंगे तो एक तरफ टर्न रहेगा। सपोर्ट बॉटम विथ हैंड, मदर अपने हैंड से उसके बटक्स को सपोर्ट करके रखेगी, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत। लेग कैसे रहेंगे, यहाँ पे नीचे लेग रहेंगे उसके, तो लेग भी ऐसे,
गोदी में बैठे हो कभी ऐसे उछल के बैठे हो? तो हम कैसे नहीं बैठे, पीछे भी नहीं बैठे किसी के, ऐसे चलते चलते हम उछल के बैठ जाते हैं ना। तो अपना हिप, मैं तो बैठा हूँ, बहुत बार बैठा हूँ यार, मेरा उतना वेट नहीं है तो ऐसे बैठ जाता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों के साथ। तो देखो जब हम उछल के बैठते हैं और बैठे ही रहते हैं तो अपना हिप ऐसे रहता है और नी भी ऐसे फ्लेक्स रहता है। तो हिप और नी दोनों फ्लेक्स रहेंगे, उसको ऐसे गोद में लेंगे। तो इसका क्या है, फ्रॉग लेग पोस्चर। इंपॉर्टेंट है ये वर्ड। जैसे मेंढक को कभी देखे होंगे तो वो ऐसे ही चलता है, उसका हिप और नी दोनों फ्लेक्स में रहता है। फ्रॉग लेग पोस्चर में फ्लेक्शन एट हिप एंड नी। क्लियर है? ये हम बच्चे की पोजीशन देख रहे हैं, ऐसे वर्टिकल रहेगा, मदर बटक्स को सपोर्ट करेगी, यहां उसके बटक्स हैं बच्चे के, तो ऐसे फ्लेक्स रहेंगे गोद में लेंगे तो। और क्या है, चेहरा एक साइड टर्न रहेगा बच्चे का। ये सीधे सीधे ऑप्शन में दे देते हैं वो कि कंगारू मदर केयर में पोजीशन से रिलेटेड कौन सा सही है, या फिर सारे सही है एक्सेप्ट नोट ट्रू ट्रू, वो वाला उसमें ऐसा आ जाता है। हेड को कवर करेंगे एडिशनली, बहुत बार बता चुके हैं क्यों करेंगे। हेड से रेडिएशन टाइप हीट लॉस होता है, सबसे ज्यादा हीट लॉस होता है, हेड को कवर कर देंगे। और इसमें वैसे ही हाइपोथर्मिया हो रहा है, कंगारू मदर केयर कर रहे हैं तो। फीडिंग, फीडिंग क्या करते हैं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। इसका क्या मतलब है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का? बाहर से कुछ भी नहीं देना है, ओनली ब्रेस्ट मिल्क पिलाना है, इवन वाटर भी नहीं पिलाना होता 6 मंथ तक। मेडिसिन आप दे सकते हैं, जैसे ORS वगैरह पिला सकते हैं, ORS हुआ, मिनरल हुआ, या फिर और कुछ मेडिसिन की जरूरत पड़ी तो वो आप दे सकते हैं। बाकी बाहर से कुछ भी नहीं दे सकते, ओनली ब्रेस्ट मिल्क। क्यों? पानी भी नहीं पिला सकते बाहर से, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में 80 to 90% वाटर ही होता है। तो जितना वाटर की रिक्वायरमेंट होती है ब्रेस्ट मिल्क से उसकी पूरी हो जाती है। तो बाहर से कुछ नहीं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं। अर्ली डिस्चार्ज, ये अब जोड़ा गया है, इट इज ए पार्ट ऑफ, एक ऑप्शन में आया अर्ली डिस्चार्ज ऑफ बेबी, इट इज ए पार्ट ऑफ द कंगारू मदर केयर और नोट। क्यों? ये क्यों लिया गया है? मान लो सारी चीजें प्रॉपरली फॉलो करेगी तो बच्चा जल्दी ठीक होगा, जल्दी ठीक होगा जल्दी से डिस्चार्ज हो जाएगा हॉस्पिटल से, तो ये भी इसका पार्ट है, अर्ली डिस्चार्ज ऑफ द बेबी। ये इसमें ऐड किया गया है अभी नया। ड्यूरेशन, कंगारू मदर केयर कब तक करेंगे, कितनी देर तक करेंगे? जनरली इसमें शॉर्ट ड्यूरेशन अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे को एक बार लगाए, फिर मान लो मदर को कहीं काम हो गया तो वो रख दी साइड में, तो बार बार ऐसे लेगी हटाएगी, उसमें ज्यादा हीट लॉस होता है। एक बार कंबल ओढ़ ली, बच्चे को ले ली, तो कम से कम 2-3 घंटे तक उसको चपा के रखेगी अपने सीने से, बार बार जल्दी जल्दी नहीं करेगी। जनरली 3 आवर से 24 आवर तक प्रीफर किया जाता है। भाई एक बार अगर ले ली तो 3 घंटे तक वैसे ऐसे लगा के बैठे रहो, ताकि स्किन टू स्किन हीट ट्रांसफर होती रहे और उसका टेम्परेचर मेंटेन हो। क्लियर है बात? तो जनरली अवॉइड करते हैं, ये वाला याद रखना है। 1 घंटे से कम शॉर्ट ड्यूरेशन अवॉइड किया जाता है। भाई मान लो 30 मिनट के लिए लगाई, फिर रख दी, आधा घंटे के लिए उधर, फिर कहीं घूमने चली गई, फिर ऐसे नहीं, 2-3 घंटे तक चिपा के रखना है। प्रीफर्ड क्या किया जाता है, लॉन्ग ड्यूरेशन, जितना ज्यादा लंबा, जनरली 1 आवर टू 24 आवर तक, 1 आवर से ज्यादा 24 आवर तक आप कर सकते हैं। तो देखो KMC ड्यूरेशन में अप टू 24 आवर तक ऐसे लगा के बैठी है, बस बैठे बैठे ही सो ली है, सेमी रिकम्बेंट पोजीशन वाला, उसमें सो भी सकती है बैठे बैठे आराम से पिलो लगा के। तो 15 घंटे तक, 10 घंटे तक उसको लगा के रखना है। 3 आवर मेनली, 3 आवर से 24 आवर तक। लॉन्ग ड्यूरेशन प्रीफर्ड किए जाते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब लेस देन 1 आवर को अवॉइड किया जाता है। कब स्टॉप करेंगे, कंगारू मदर केयर कब स्टॉप कर देंगे? जब बच्चे का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। एक तो हाइपोथर्मिया हम दे रहे थे, दूसरा मान लो लो बर्थ वेट बेबी है, तो जब उसका वेट नॉर्मल हो जाए तो हम रोक देंगे। भाई जैसे मान लो बर्थ वेट बेबी हुआ, 2 kg का बच्चा हुआ, तो अब उसको हम 5 या 10 दिन तक कंगारू मदर केयर किए, उसको खिला, ब्रेस्ट मिल्क पी रहा है वो, धीरे धीरे उसका वेट बढ़ के 2.5 kg से ज्यादा हो गया, तो फिर हाँ भाई ठीक है, अब इसका वेट अकॉर्डिंग टू बढ़ रहा है, नॉर्मल हो गया है, तो अब कंगारू मदर केयर को आप स्टॉप कर सकते हो।
मान लो प्री मैच्योर बच्चा है, मान लो 32 वीक पे किसी बच्चे की डिलीवरी हो गई, तो उसको कंगारू मदर केयर कब तक देंगे? 5 वीक तक दे देंगे, 37 वीक तक। अगर प्री टर्म है तो जब तक उसका टर्म ड्यूरेशन होगा कंप्लीट तब तक उसको कंगारू मदर केयर दे देंगे। 35 वीक पे हुआ तो 2 वीक तक उसको कंगारू मदर केयर दे देंगे। क्लियर हो गई बात? कब स्टॉप करना है? व्हेन बेबी इज ऑफ टर्म जेस्टेशन। अगर प्री मैच्योर बच्चा है या प्री टर्म बच्चा है, इसका मतलब समझ रहे हैं? जैसे प्री टर्म बच्चा है 32 वीक पे हो गया, तो वो कब तक देंगे? जब तक वो टर्म जेस्टेशन का हो जाए, मतलब 37 वीक वाला टर्म माना जाता है, तो जब तक वो 37 वीक का हो जाए तब तक उसको कंगारू मदर केयर देंगे। दूसरा, इसमें दिख नहीं रहा है, मैं बोल के बताता हूं। इफ बेबी लो बर्थ वेट, अगर लो बर्थ, इस यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन बेबी इज लो बर्थ वेट, अगर लो बर्थ वेट वाला है तो कब तक देंगे? टिल नॉर्मल वेट तक, जब उसका वेट नॉर्मल हो जाए तब तक कंगारू मदर केयर देंगे। क्लियर है? ये नीचे वाली लाइन यहां लिखा हुआ है व्हेन बेबी बिकम नॉर्मल वेट इफ ही और सी इज ए लो बर्थ वेट। हिंदी में बोल के बता देता हूं, अगर लो बर्थ वेट वाला बच्चा है तो जब उसका वेट नॉर्मल तक हो जाए तब तक कंगारू मदर केयर देना। समझ में आ गई बात? चलें आगे। हाँ, अब ये हीमोडायनेमिकली स्टेबल का कर रहे थे कंगारू मदर केयर वाला। अब अगर बच्चा हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है, उसके बीपी रेसपी ये सब भी ठीक नहीं है हाइपोथर्मिया के साथ, तो हम क्या करेंगे? रेडिएंट वार्मर, एक मशीन होती है, ऊपर से क्या करता है, उसमें बल्ब रहता है, यहां से हीट प्रोड्यूस होती है और बच्चे पे जाती है, उसको रेडिएंट वार्म, वो पूरा पैक रहता है, इंक्यूबेटर होता है वो पूरा पैक रहता है, तो उसमें यहां से हीट प्रोड्यूस होगी और वो हीट बच्चे के बॉडी के चारों तरफ सर्कुलेट होगी, एयर सर्कुलेट होगी और उस बच्चे को गर्म रखेगी। ये इंक्यूबेटर होता है और ऐसे ही एक रेडिएंट वार्मर होता है। इमेज देके पूछ लेता है कई बार, या फिर ये पूछ लेता है कि इसमें कौन से टाइप की हीट एक्सचेंज होती है। रेडिएंट वार्मर में क्या होता है? रेडिएंट टाइप, रेडिएशन टाइप ऑफ द हीट एक्सचेंज। रेडिएशन मैंने क्या बताया था? मान लो यहां पे बच्चा बैठा हुआ है और चारों तरफ अपने हीट निकाल रहा है, रेडिएशन निकाल रहा है, रेडिएशन टाइप, इसको बोलते हैं रेडिएशन टाइप ऑफ हीट लॉस। तो देखो कैसे होता है, ये बच्चा है, अब ये इंक्यूबेटर है, यहां से हीट निकालेगा रेडिएशन के टाइप में, आएगी और इस बच्चे को गर्म करेगी, ऐसे निकालेगा तो इस बच्चे को गर्म करेगी, ऐसा होता है रेडिएंट वार्मर। अभी दिखाएंगे इमेज। हीट जनरेट ओवर द सरफेस, ये बच्चा है, यहां पे हीट जनरेट होगी और इस बच्चे पे आएगी, रेडिएट डाउन टू द बेबी। समझ में आ गया? यहाँ पे सरफेस पे हीट जचेगी और वो नीचे की तरफ जाएगी और इस बच्चे को गर्म करेगी। रेडिएंट वार्मर में ऐसा होता है। इंक्यूबेटर, ये पूरा पैक होता है चारों तरफ से, तो इसमें कौन सा होता है? कन्वेक्शन टाइप, पूरा पैक रहेगा। कन्वेक्शन मैंने क्या बताया था? एयर फ्लो अराउंड द बॉडी, पूरा बंद रहेगा पैक, तो उसमें चारों तरफ ऐसे सर्कुलेट होती रहती है हवा, ठंडी हवा बाहर जाती है एक दरवाजे से और गर्म हवा आएगी, ऐसे सर्कुलेट होती रहती है बच्चे की चारों तरफ। तो आपको याद क्या रखना है? आर से आर, रेडिएंट वार्मर में रेडिएशन टाइप ऑफ हीट लॉस, इंक्यूबेटर में सी आ रहा है, कन्वेक्शन टाइप ऑफ हीट लॉस। याद रहेगा? सीधा सीधा ऐसे पूछ लिया जाता है। और दूसरा क्या क्वेश्चन आता है? इमेज देके पूछ लिया जाता है कि ये रेडिएंट वार्मर है कि इंक्यूबेटर है, तो इमेज दिखा के उसको भी समझ लेना है।